हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है आपकी क्लास 12th की बुक अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम की वो चैप्टर जो हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, उसका एक टेस्ट पेपर। जैसे आप सभी को पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है, तो यहाँ पर हम इन्हीं चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा एक क्विक रिवीजन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी बुक आ रही है अंतराल। उस अंतराल बुक के जो चैप्टर हमारे सामने पहला आ रहा है वो है सूरदास की झोपड़ी। उस सूरदास की झोपड़ी से सबसे पहले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? ये किस उपन्यास अर्थात नॉवेल से लिया गया एक पार्ट हमारे सामने रखा गया है। ईदगाह, रहस्य कथा, रंगभूमि या निर्मला। तो ये किससे लिया गया है? ये जो है उपन्यास का नाम है रंगभूमि, जिसका एक अंश यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है सूरदास की झोपड़ी के रूप में। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई थी? सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? भैरव, सुभागी, जगधर या उपरोक्त सभी ने? तो किसने जलाई थी? भैरव ने जलाई थी। किसने जलाई थी? भैरव ने, क्योंकि भैरव जो है वो सूरदास से अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी को वो बहुत मारता था। उससे बचने के लिए वो सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी और सूरदास ने उस सुभागी को बचा लिया था। तो इस चीज़ से उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो गई थी कि ये अंधा भिखारी जो है ऐसा करता है, तो इसीलिए उसने जलन में उसकी झोपड़ी जला दी थी। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था? उसकी झोपड़ी जली थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और जल जाने का डर जो उसको दुख था सूरदास को, क्या था? झोपड़ी के जल जाने का, बर्तनों के जल जाने का, पोटली के जल जाने का, या उपरोक्त सभी जल गई थी? तो उसको सबसे ज़्यादा दुख क्या था? एक पोटली थी उसकी जल गई थी, जिसे उसे जल जाने का। उस पोटली में उसके पैसे रखे थे जो उसने भीख मांग मांग करके बड़ी मुश्किल से एकत्र किए थे, और उनसे वो अपनी 3 इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता था। तो वो भी जब झोपड़ी जली तो वो भी जल गई, इस बात का उसको बहुत दुख था। क्वेश्चन नंबर है 4। सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी? अभिलाषाएं मतलब वही जो 3 इच्छाएं अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या थी? पितरों का पिंड दान करना, यानी कि उसके जो पूर्वज हैं उनका पिंड दान करना चाहता था वो। मिठुआ का ब्याह करना। मिठुआ कौन? उसका बेटा। उसका जो है वो ब्याह करना यानी शादी करना चाहता था। गांव के लिए एक कुआं बनवाना चाहता था। एक कुआं वो गांव के लिए बनवाना चाहता था कि यहाँ सभी को पानी की दिक्कत होती है, वो ये कुआं बनवा देंगे तो सभी को दिक्कत नहीं होगी। तो उपरोक्त सभी, तो वो उसकी ये 3 अभिलाषाएं थी, उपरोक्त सभी अभिलाषाएं। तो यहाँ पर आपको तीनों अभिलाषा पता है। अगर आप एक अभिलाषा भी आपसे पूछी जाती है मिक्स करके, अगर कुछ और अभिलाषाओं के साथ दे दिया जाता है, तो आपको पता है कि सूरदास की क्या इच्छाएं थी, क्या करना चाहता था वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया था? भैरव को किसने उकसाया था सूरदास के प्रति? मोहल्ले वालों ने, जगधर ने, मिठुआ ने या सुभागी ने? तो ये काम किया था जगधर ने। जगधर भी एक नकारात्मक सोच का व्यक्ति था जो भैरव से चिढ़ता था, सूरदास से चिढ़ता था। तो उसने क्या किया? भैरव को खूब भड़काया कि वो जो है ना वो उससे बदला ले। तो इसलिए वो उसको खूब भड़काता है और भैरव भड़क जाता है, इसीलिए वो सूरदास की झोपड़ी में आग भी लगा देता है। क्वेश्चन नंबर है 6। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? उसकी पोटली, यानी कि अब उसको सूरदास को तो लग रहा था जो है वो जल गई है, लेकिन उससे पहले जो है पोटली चुरा ली गई थी आग लगने से पहले। किसने चुराई थी? भैरव ने, जगधर ने या नायक राम ने, मिठुआ ने? तो किसने चुराई थी? भैरव ने, क्योंकि भैरव जब झोपड़ी में आग लगाने आता है तो वो पोटली देख लेता है और पूरी पोटली उठाकर ले जाता है और उसके बाद वो झोपड़ी में आग लगा देता है। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या दिया गया है? सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? कितने पैसे रखे थे उसमें? 1000 रुपए, 500 से ऊपर, 100 रुपए या 500 रुपए? तो उसमें करीबन 500 से ऊपर रुपए थे, 500 से ज्यादा रुपए थे उसकी पोटली में। क्वेश्चन नंबर है 8। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? ये पैसे उसने कैसे जमा किए थे? मेहनत करके, भीख मांगकर, खेती करके या उपरोक्त सभी? तो उसने क्या किया था? भीख मांगी, क्योंकि सूरदास तो एक अंधा था और भीख मांगता था।
तो यहाँ पर क्या था, वो भीख मांगकर जो है उसने पैसे एकत्र किए थे। क्वेश्चन नंबर है 9। सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता है? जगधर जो है जब जाता है भैरव के पास और भैरव को के पास इतने सारे पैसे देखता है तो उससे बहुत ईर्ष्या होती है कि ये वो बोलता भी है कि आधे पैसे मुझे दे दो, लेकिन वो पैसे नहीं देता है। ये जगधर जाके फिर सूरदास को बता देता है, बोलता है कि तुम्हारी पोटली जो है ना जली नहीं है, वो भैरव के पास है। तो सूरदास इस चीज़ के लिए मना कर देता है कि मेरे पास कोई पोटली ऐसी थी ही नहीं। तो वो इन पोटली की बात को गुप्त क्यों रखना चाहता, क्यों नहीं बता देता जगधर को पोटली मेरी थी, मुझे लाकर दिला दो, मेरी हेल्प कर दो। वो सीधे से मना कर देता है कि वो मेरी पोटली थी ही नहीं। तो जो मना करने का कारण क्या था? क्योंकि वह सभी से पोटली के राज को गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि वह जगधर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बात थी? क्योंकि वो ये समझता था कि एक गरीब के पास अगर इतने पैसे होंगे तो ये लज्जा की बात होगी, सभी लोग उसको तरह तरह की बातें बोलेंगे कि इसने चोरी किया है, कुछ गलत काम किए हैं। जो इतने पैसे, किसी गरीब के पास इतने पैसे होंगे तो सभी उसके बारे में गलत सोचने लगेंगे। तो लज्जा की बात है, इसीलिए वो इस बात को छिपा जाता है कि मेरे पास ऐसी कोई पोटली थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर है 10। 10 में क्या दिया गया है? भैरव कौन था? जिसने झोपड़ी जलाई वो कौन था? एक अंधा भिखारी था, एक किसान था, एक सामान्य निवासी जो बहुत धनी था, एक सामान्य निवासी था जिसकी सोच नकारात्मक थी। तो क्या था? भैरव एक सामान्य निवासी था मगर उसकी सोच नकारात्मक यानी कि निगेटिव थी। क्वेश्चन नंबर है 11। भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई? क्या कारण था कि उसने उसके घर में आग लगाई थी? धोखे के कारण, मित्रता के कारण, खेल में हारने के कारण या ईर्ष्या के कारण? कारण क्या था? ईर्ष्या का कारण। हमने बताया था ना वो कि उससे अपना ईर्ष्या करता था, उससे अपना बदला लेना चाहता था, इसी कारण से उसने झोपड़ी में आग लगाई थी। क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में क्या दिया गया है? सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखी गई है? ये गद्य साहित्य के किस विधा में लिखी गई है? ये एक निबंध है, कविता है, उपन्यास है, एकांकी है? तो ये क्या है? एक उपन्यास है। तो उपन्यास है ना, उपन्यास हमारा रंगभूमि था, उसी का एक अंश है। तो यानी कि ये अंश भी हमारा क्या हुआ? उपन्यास ही तो हुआ। तो ये किस विधा में लिखा गया है? ये उपन्यास विधा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में क्या दिया है? सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है? किसने इस उपन्यास को लिखा है? संजीव, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद या हरिशंकर परसाई? तो ये किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में क्या दिया है? आरोहण किसके द्वारा रचित है? अब हमारा दूसरा चैप्टर है, जो है अंतराल बुक का दूसरा चैप्टर है आरोहण। अब उसी में से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं हमारे। क्वेश्चन क्या है? आरोहण किसके द्वारा रचित है? ये चैप्टर किसने लिखा है? प्रेमचंद, संजीव, निर्मल वर्मा या महादेवी वर्मा? तो किसने लिखा है? ये संजीव। आरोहण किसके द्वारा रचित है? संजीव जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या है? बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पे उतारा था? कौन से स्टॉप, कहां पर आकर वो लोग को उतार के गई थी बस? नागलोई के बस स्टॉप पे, देवकुंड के स्टॉप पर, मुकुंदपुर के स्टॉप पे या आजादगंज के स्टॉप पे? तो कहां उतारी थी उसने बस ने उन लोगों को? देवकुंड के स्टॉप पे उनको उतारा था। क्वेश्चन नंबर है 16। रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था? कितने साल बाद? जब वो छोटा बच्चा था तो गांव से भाग गया था। अब कितने साल बाद वो वापस आया था? 5 साल बाद, 1.5 साल बाद, 11 साल बाद या 2.5 साल बाद? तो वापस कब आया था? वो 11 साल बाद वापस आया था। जब वो गांव छोड़कर भागा था उसके 11 साल बाद वो अपने गांव वापस आया था। क्वेश्चन नंबर है 17। 17 क्या है? पर्वतारोहण के क्षेत्र में किसका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है? लेखक ने 2 लोगों का नाम यहाँ पाठ में लिया है। वो 2 लोग कौन हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है? बचेंद्री पाल, संतोष यादव, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त दोनों ही, यानी कि बचेंद्री पाल और संतोष यादव, इन दोनों के ही नाम जो हैं वो पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतिहास में दर्ज हैं।
क्वेश्चन नंबर है 18। झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? उसके अंदर ये सारी भावनाएं क्यों आ रही थी? क्या कारण था? इतने साल बाद वो अपने गांव आया था, मगर साथ में ये सारी चीजें उसके अंदर क्यों आ रही थी? क्योंकि उसे लग रहा था यदि किसी ने उससे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। मतलब 11 साल वो क्या कहाँ कहाँ रहा, क्या किया, तो वो क्या जवाब देगा। क्योंकि वह अपने गांव 11 साल बाद लौटा था, इसलिए ये सारी भावनाएं थी। क्योंकि जब उसने गांव छोड़ा था तब वह छोटा बच्चा था। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही क्या है? हमारा पहला बार। क्योंकि उसे लग रहा था यदि उससे किसी ने पूछा कि इन 11 साल में तुमने क्या किया तो वो क्या जवाब देगा। तो इस जवाब से अपनत्व भी समझ में आता है। जवाब नहीं दे पाएगा तो इस बात की झिझक भी है। इसीलिए ये मिक्स फीलिंग उसके अंदर आ रही थी। क्वेश्चन नंबर है 19। सांप की मारी अभागिन, लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? यहाँ पे किस नदी के बारे में ये लेखक ने ये बात करी है? सुपिन नदी, ब्रह्मा नदी, गंगा नदी या अलकनंदा नदी? तो किसके बारे में लेखक ने बात करी है? यहाँ पर सुपिन नदी के बारे में बात करी है। वो यहाँ पर जो नदी जा रही बात जिसमें डूबकर शैला ने अपनी जान दे दी थी, तो वो कौन थी? सुपिन नदी। क्वेश्चन नंबर है 20 में है, कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे? किनके बारे में बात करी जा रही है? जो रूप सिंह और भूप सिंह के पिताजी कौन थे? भाई ये पूरी कहानी रूप सिंह और भूप सिंह के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उनका पुत्र है, महीप है, शैला है, उन सभी के बारे में बताया जा रहा है। तो इनके पिता का क्या नाम था? शुक्ल सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह या बलबीर सिंह? तो इनके पिताजी का क्या नाम था? राम सिंह। राम सिंह इनके पिताजी, किसके? रूप सिंह और भूप सिंह के पिता का नाम था। ऐसे भी पूछा जा सकता है महीप के दादाजी का क्या नाम था? क्योंकि महीप कौन था? महीप भूप सिंह का पुत्र था। तो ये भी क्वेश्चन पलट के आ सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा टिल्ट करके इधर उधर घुमा के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे आएगा? महीप के दादाजी का क्या नाम था? तब भी आंसर यही होगा, राम सिंह। क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या दिया है? बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। यह कथन क्यों कहा गया है? यह कथन किस कारण बोला गया था बूढ़े त्रिलोक जी के बारे में? क्योंकि उसे रूप सिंह और शेखर कपूर अजनबी लग रहे थे, इसलिए। क्योंकि वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद वापस लौट कर आया है। क्योंकि उसने पहली बार अपने गांव में किन्हीं शहरी दो लोगों को देखा था, या इनमें से कोई नहीं। तो बूढ़ा त्रिलोक कौन था? गांव के बुजुर्ग थे। रूप सिंह को तुरंत पहचान गए थे। तो 11 साल बाद लौटा था, तो वो इस चीज को नहीं करके 11 साल बाद ये बच्चा जो है वापस लौट आया, जो कभी भागा। तो सही क्या था? क्योंकि वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद वापस लौट के आया है। क्वेश्चन नंबर है 22 में क्या है? महीप किसका पुत्र था? महीप के बारे में जो बात हो रही है वो कौन था? भूप सिंह और शैला का पुत्र था, रूप सिंह और शैला का पुत्र था, राम सिंह का पुत्र था, या त्रिलोक सिंह का पुत्र था? तो वो पुत्र किसका था? भूप सिंह और शैला का पुत्र था। भूप सिंह और शैला का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या है? आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? आरोहण जो कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की, इसमें स्त्रियों के कैसे रूप को दर्शाया गया है? दैन्य स्थिति है उनकी, मतलब स्थितियां उन लोग की ज्यादा अच्छी नहीं है। सरल जीवन शैली है, परिश्रमी है तथा अनपढ़ है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कैसा बताया गया है? उपरोक्त सभी है। सभी उनकी स्थितियों के बारे में बताया गया है कि ऐसी स्थितियां जो है स्त्रियों की उस कहानी में हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या है? शैला के सुपिन में कूदकर आत्महत्या करने का क्या कारण था? शैला ने क्यों जो है आत्महत्या करी? क्या कारण था इसका? भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेना। अब शैला जो है थोड़ा सा एज में ज्यादा हो गई, तो वो
खेती में मदद नहीं कर पा रही थी, तो भूप सिंह ने क्या किया, दूसरी स्त्री से शादी कर ली, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। शैला की दयनीय स्थिति होने के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए भूप सिंह द्वारा शैला पर अत्याचार, भूप सिंह जो है शैला पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, इसलिए उसने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो शैला की आत्महत्या करने का क्या कारण था, भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेना, यानी कि उसने दूसरी स्त्री से शादी कर ली थी, इससे वो बहुत आहत हुई थी और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर है 25 क्या है, रूप सिंह को पर्वतारोहण संस्थान से कितनी तनख्वाह मिलती थी। वो एक पर्वतारोहण संस्थान में कार्य करता था, लोगों को पर्वत चढ़ने की शिक्षा देता था, बताता था कि क्या टेक्निक है, कैसे करना है आपको, तो वहां पर उसे कितनी सैलरी मिलती थी, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको सैलरी कितनी मिलती थी, 4,000 रुपये मासिक वेतन उसको मिलता था। क्वेश्चन नंबर है 26 क्या है, आरोहण निम्न में से क्या है। अब यहाँ पर निम्न में से क्या है या आरोहण की विधा क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो क्या है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, ये उपन्यास है। तो जो आरोहण है वो क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, पहाड़ों की यात्रा के बारे में उसमें बताया गया है, तो वो क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या है, कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था। अब यहां से हमारी दूसरी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम जो है वो शुरू हो रही है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम के जो 2 चैप्टर आ रहे हैं वो हम यहां से उसके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो क्या दिया है, पहला कैसे बनती है कविता, उसके क्वेश्चंस हैं। कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था, वाचिक रूप में, लिखित रूप में, यांत्रिक रूप में, उपयुक्त तीनों रूपों में। तो कविता का जन्म हुआ था वाचिक रूप में। वाचिक का मतलब है वाचना, कोई चीज को हम बताते हैं। तो पहले जो है ना लय इतनी नहीं हुआ करती थी, तुकांतों को मिलाकर उनको जो है बोल दिया कर जाया करता था। तो एक लय की कमी थी, इसलिए जैसे हम लोग बोलते हैं इस तरीके से कविताओं को बोला जाता था, उसमें लय नहीं होती थी। तो क्या दिया यहाँ पर, वाचिक रूप में उसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 28 में क्या दिया है, प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा था, थीट्स, शेक्सपियर, मिल्टन, W.H. आर्नल्ड। तो ये किसने बोला था, ये बोला था W.H. आर्नल्ड ने बोला था, प्ले विद द वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर है 29 में क्या है, कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है। वो कैसी भाषा को मानते हैं कि कविता ऐसी होनी चाहिए, वर्णात्मक भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, लाक्षणिक भाषा या चित्रात्मक भाषा। तो पंत जी मतलब सुमित्रानंदन पंत जी जो है वो चित्रात्मक भाषा को आवश्यक मानते थे कि भाषा कैसी होनी चाहिए, चित्रात्मक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या है, जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है वह साहित्य की कौन सी विधा है। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी होती है ना, जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो हम इन ज्ञानेंद्रियों के जरिए जो 5 चीजों को पकड़ लेते हैं, ये विधा कौन सी होती है, उपन्यास, निबंध, कविता या कहानी। तो ये होती है कविता। अब आप कैसे पकड़ोगे, सबसे पहले तो हम बोलेंगे दूर उड़ती हुई चिड़िया। तो यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हुआ, हमारी कौन सी सेंस ऑर्गन, हमारा आंख इस्तेमाल हुआ। दूर से भीनी भीनी आती फूलों की खुशबू मदहोश कर गई। तो वो भीनी भीनी खुशबू में कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल हुआ, हमारा आपका जो नोज इस्तेमाल, यानी नाक इस्तेमाल। जो है ट्रेन की छुक छुक, चिड़ियों की चहचहाट, इसमें हमारा कान स्पर्श, मतलब कान हमारा जो है वो आपका ज्ञानेंद्रिय के रूप में इस्तेमाल हुआ, स्पर्श। अब आप घास पर फेरेंगे, मखमल, घास का मखमली चादर, स्पर्श करते ही क्या महसूस हुआ, घास का मखमली चादर। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, स्किन, हमारा सेंस ऑर्गन स्किन का हमने इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से हम क्या करें, जो कविता के माध्यम से हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़। तो यहाँ पर क्या हमको कौन सी विधा है वो, जिनको हम
5 ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है। तो ज्ञानेंद्रिय उंगलियों का मतलब कविता किससे लिखी जा रही है, उंगलियों से लिखी जा रही है ना, तो हम उन्हें उंगलियों से पकड़ रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं, हर एक ज्ञानेंद्रिय का स्पर्श करा रहे हैं। तो विधा हमारी कौन सी होती है, वो कविता। क्वेश्चन नंबर है 31 में क्या है, कविता की प्रथम शर्त क्या है, पहली शर्त क्या होती है कविता की, भाव संपदा, विभिन्न प्रकार के भाव, शब्दों के मेल जोल, छंद या बिंब। तो जो जरूरी पहली शर्त है वो क्या होती है, शब्दों के मेल जोल। जिन भी शब्दों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपस में घुले मिले होने चाहिए। अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो वो लय का जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो क्या होना चाहिए, शब्दों के मेल जोल होने चाहिए, ये पहली शर्त है। क्वेश्चन नंबर है 32 में क्या है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कविता के बारे में यह पंक्ति किसने लिखी, कविता के बारे में ये किसने पंक्तियां बोली हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या आज्ञेय। तो ये पंक्तियां किसने बोली हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी ने बोली है ये। क्वेश्चन नंबर है 33, शब्दों से मेल जोल बढ़ाने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो अभी जैसे पहली शर्त उन्होंने बताई, शब्दों से मेल जोल, अगर हम शब्दों से मेल जोल करेंगे तो क्या लाभ होगा, छिपे अर्थों को जान जाते हैं, भावुक पाठक बन जाते हैं, कविता को इंद्रियों से पकड़े में सक्षम हो जाते हैं, कविता बनाने में माहिर हो जाते हैं। तो जब शब्दों का मेल जोल में हम माहिर हो जाते हैं तो क्या होता है, हम उनके पीछे छुपे अर्थों को भी जान लेते हैं। होता है ना, बहुत सी कविताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं कि उसमें सामने लिखा कुछ है मगर उसके पीछे का कुछ और ही अर्थ है। तो यहां पर तात्पर्य क्या है कि अगर हम अर्थों को अच्छे से समझ जाएंगे तो जो कवि उन शब्दों के पीछे हमसे जो कुछ कहना चाह रहा है उन अर्थों को भी हम अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34 में क्या है, कविता लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब हम कविता लेखन करते हैं तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मतलब हर समय में कैसी भाषा रही है ये चीज की नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब काव्य किस किस शैली में लिखा जाता है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। भाई काव्य शैली अलग अलग तरीके से, भाई कविता लिखी जाती है, छंद लिखे जाते हैं, दोहे लिखे जाते हैं, उसमें बिंब होते हैं, आपके चौपाइयां होती, बहुत तरीके की भाई काव्य शैलियां होती है। तो वो सभी का ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए, छंदों का ज्ञान होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, लिखते समय, कविता लिखते समय उपरोक्त सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर है 35 क्या है, कविता के मूल में क्या होता है। मूल मतलब उसकी जड़, उसकी जड़ क्या होती है कविता की, संवेदना, राग तत्व, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, उपरोक्त दोनों होती हैं, यानी कि संवेदना, भाई हम किसी चीज को देखते हैं, देख के अगर हम प्रभावित हुए हैं तो तभी हमारे अंदर संवेदनाएं जागी और हमने कविता लिखी। अब कविता के अंदर राग का होना जरूरी है तभी तो वो कविता बनेगी। राग होगा भाई, तुकांत होंगे तभी राग बनेगा। तो यहां पर क्या है, संवेदना भी हो, राग तत्व भी हो, ये इसका मूल होता है, इसकी जड़, यानी कि कविता की यह जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर है 36 में क्या है, अच्छी कविता की क्या विशेषता होती है। जो हम लोग कविताएं पढ़ते हैं इसमें अच्छी विशेषता क्या होती है कविता की, वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है, यानी कि अच्छी कही होती है कि हम उसको बार बार पढ़ें। वह दुनिया से अलग कर देती है हमको, वह गाई नहीं जा सकती या उपर्युक्त सभी। तो अच्छी कविता की क्या विशेषता होती है, वह हमें बार बार पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि हमें अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात है हम उसको, वो हमसे बोलेगी कि हम उसको फिर पढ़ें, तो फिर से पढ़ें। तो ये अच्छी कविता क्या हमें बार बार पढ़ाने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर है 37, कविता रचना के संदर्भ में सही कथन नहीं है। अब कविता जो संरचना होती है उसमें जो सही चीज नहीं है वो क्या है, कविता में संकेतों का महत्व होता है, यानी कि जो संकेत होते हैं उनका महत्व होता है। यह छंद और मुक्त छंद दोनों में ही होती है, छंद में भी होती है और मुक्त छंद में भी होती है। इसका स्वरूप समय के साथ नहीं बदलता। कविता लेखन के लिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर क्या है,
इसका स्वरूप समय के साथ नहीं बदलता। ये इसमें कथन एकदम सही नहीं है। कारण क्यों है? समय के साथ चीजें बदलती रहती। मान लीजिए अभी जो समय चल रहा है हम उस पर रिगार्डिंग लिखेंगे, फिर आने वाले समय में कोई और समाज में, माहौल में कोई और चीज है, तो हर समय के साथ कविताएं बदलती रहती हैं। जो समय होता है उस पर आधारित कविताएं बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में क्या है? अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्या है? पत्रकारीय लेखन के विभिन्न आयाम। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसके अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी कर्मचारी को क्या कहते हैं, जिसको हम हमेशा हर महीने पे करें? तो ऐसा पत्रकार क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर या वेतन भोगी? तो ऐसा पत्रकार क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। यानी कि उसको वो पूरा टाइम किसके लिए डिवोटेड होता है? उस पत्रकार समाचार कंपनी के लिए डिवोटेड होता है। क्वेश्चन नंबर है 39। 39 में क्या दिया गया है? छापे खाने का आविष्कार किसने किया? कौन था जिसने छापे खाने का आविष्कार किया? लुईस हैमिल्टन, जॉन गुटेनबर्ग, जेम्स चैडविक या मेडलीव? तो किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने जो है वो छापे खाने का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर है 40। 40 में क्या है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? इंटरनेट तो पहले शुरू, लेकिन इंटरनेट की पत्रकारिता यानी कि समाचार पत्र इंटरनेट पर कब से कार्य करने लगे? 1987 में, 1980 में, 1994 में या 1993 में? तो उन्होंने कब आई इंटरनेट? 1993 यानी कि 1993 में। अब है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या दिया है? समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? समाचार लेखन मुख्यतः किस शैली में लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, टेढ़ा पिरामिड शैली या पिरामिड? तो किस में होती है? उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन हम किस शैली में लिखते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है कि जो महत्वपूर्ण खबर होती है वो सबसे पहले हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है? उल्टा पिरामिड शैली के कितने हिस्सों में बांटा जाता है? जो उल्टा पिरामिड शैली है इसको हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो ये बांटी जाती है किसमें? 3 हिस्सों में बांटी जाती है। आपको पता है इस तरीके से पिरामिड बनता है। इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले वाले को हम इंट्रो या मुखड़ा बोलते हैं, ठीक है? इंट्रो या मुखड़ा बोला जाता है। फिर दूसरा हमारा क्या कहलाता है? बॉडी। और तीसरा हमारा क्या कहलाता है? समापन। ठीक है, तो ये 3 हमारे किसके पार्ट होते हैं? जो है उल्टा पिरामिड शैली के। मुखड़ा या इंट्रो, लीड या बॉडी, निष्कर्ष या समापन कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 पे क्या दिया गया है? भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? यानी कि अब मान लीजिए मैं एक पत्रकार हूं और मैं अलग अलग अखबारों के लिखूं और सब हमको अलग अलग पेमेंट करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा? इस तरह के पत्रकार क्या कहलाते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार या वेतनभोगी पत्रकार? तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे फ्रीलांसर पत्रकार। मतलब ये फ्री हैं किसी भी अखबार को अपने लेख देने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 44। 44 में क्या दिया है? मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? मुद्रण मतलब छपाई। छपाई का आरंभ किस देश में हुआ? भारत, जापान, चीन या इंग्लैंड? तो सबसे पहले मुद्रण का प्रारंभ कहां हुआ? चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 45। 45 में है, भारत में पहला छापाखाना कब लगा? मतलब पहला छापाखाना, जो पहला पब्लिकेशन है, वो कब लगा था? किस टाइम में? सन 1556 में, सन 1546 में, सन 1656 में, सन 1576 में? तो ये कब लगा था? सन 1556 यानी कि 1556 में जो है हमारा पहला छापाखाना लगा था।
क्वेश्चन नंबर है 46। 46 में क्या है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई। अब इस किसके साथ आरंभ हुई या किसने आरंभ करी या करने में पहला पब्लिकेशन कौन था, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेट पत्रकारिता जिसके द्वारा प्रारंभ हुई वो कौन थी, वेब दुनिया के साथ, दैनिक जागरण के साथ, दैनिक भास्कर के साथ या राजस्थान पत्रिका के साथ में। तो ये प्रारंभ हुई थी वेब दुनिया के साथ में, यानी कि सबसे पहला जो, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, आप सभी ने देखे हैं, तरह तरह के होते हैं, तो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है वो कौन सा था जिसने इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ किया था। वो पेपर क्या था हमारा, वेब दुनिया के नाम से था। क्वेश्चन नंबर है 47। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन समझिए कि जो पत्रकार हैं वो क्या है, हर जगह अलग अलग रहते हैं, सब खबरें इकट्ठा करते हैं। अब खबरों को ऑफिस में देने के लिए एक निश्चित टाइम डिसाइडेड होता है कि इस टाइम के बाद आपकी खबरें नहीं छपेंगी, और नहीं छपी तो वो बासी हो गई, तो बेकार हो जाएंगी। तो अब क्या है, वो जो निश्चित डेडलाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वो जो आखिरी समय सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन या डेडलाइन। तो वो क्या कहा जाता है, डेडलाइन। मोस्टली अखबारों में ये डेडलाइन रात 12 बजे की होती है कि 12 बजे के बाद में जो है कोई भी खबर अब नहीं छपी, क्योंकि उसके बाद क्या है भाई, अभी तक 12 बजे से पहले पहले तक खबरों को लाना, उन्हें एडजस्ट करना, सब कुछ करना, काट छाट करना, जितना भी काम होता है सब हो जाता है। लेकिन 12 बजे के बाद क्या होता है, पेपर छपने के लिए चला जाता है। अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वो समय सीमा क्या कहलाती है, डेडलाइन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर है 48। रेडियो की खोज किसने करी थी। रेडियो की खोज किसके द्वारा हुई थी, ग्राहम बेल, जी मार्कोनी, गुटेनबर्ग या थॉमस अल्वा एडिसन। तो किसने करी थी, जी मार्कोनी ने। किसके द्वारा हुई थी रेडियो की खोज, जी मार्कोनी के द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 क्या है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई। भाई टेलीविजन भारत में कब शुरू हुआ, 15 अगस्त 1947, 15 सितंबर 1959, 15 अक्टूबर 1969, 15 सितंबर 1936। तो कब हुई थी, 15 सितंबर 1959, यानी कि 15 सितंबर 1959 में जो है टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 50। 50 में क्या है, भारत में टीवी की शुरुआत हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण था कि भाई टेलीविजन शुरू करना पड़ा था। मनोरंजन के लिए, फिल्म प्रदर्शन के लिए, शैक्षिक परियोजना के लिए या धारावाहिक दिखाने के लिए। तो क्या हुआ था, शैक्षिक परियोजना, यानी शिक्षा से रिलेटेड लोगों को जागरूक करने और उनसे रिलेटेड क्या क्या कार्य हो रहे हैं सब चीजों के बारे में अवगत कराने के लिए टेलीविजन की शुरुआत भारत में की गई थी। तो यहां पर हमने अपने ये टेस्ट पेपर, जो सेकेंड हमारा टेस्ट पेपर था इलेक्टिव का, कि हमारे जो बुक आ रही थी अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम के जो चैप्टर हमने अपने इस सेकेंड टेस्ट पेपर में आपके सामने लेकर आए। ध्यान रखिए कि ये एक आपका क्विक रिवीजन था, इससे रिगार्डिंग हर चैप्टर के हम एमसीक्यूज बनाकर पहले ही दे चुके हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। आप बहुत हद तक चैप्टर को रिवाइज करिए। अगर आप ये सारे चैप्टर पढ़ना और समझना चाहते हैं, जैसे कि एक अंतराल का है, अभिव्यक्ति और माध्यम का है, तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास 12th। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्लास 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो अब इसमें हमारे पास 2 बुक हमने इसमें पढ़ी। पहली थी अंतराल, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अंतराल हमारी यहाँ पर है। दूसरी बुक थी हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो जिसमें भी आप अपना पार्ट पढ़ना चाहते हैं, जिसमें भी कोई डाउट है, मान लीजिए अभिव्यक्ति और माध्यम में, तो हम अब वहाँ पर वॉच नाउ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अभिव्यक्ति और माध्यम की पूरी प्लेलिस्ट हमारे सामने होगी। सारे चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं। तो जैसे आपको पता है कि इसमें 11th और 12th दोनों ही के चैप्टर्स हैं, तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उसमें जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए वो सभी सामने होंगे।
टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को दूर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।